जावास्क्रिप्ट चलता है। तो गेम है, कैसे भी बना लो। ठीक है, टेस्ट सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि जब आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी तो आपको पहला काम क्या है, सारे टेस्ट सिनेरियोज को लिखना। ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट मिलेगा उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग टेस्ट केस लिखना, जो हमने सीखा है। ठीक है, टेस्ट केस के अलावा एक चीज मैंने नहीं बताई, अब मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम RTM। RTM मीन्स रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी कैसे बनाते हैं ये, इंडेक्सिंग होती है बेसिकली। अभी मैं समझाऊंगा इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपके टेस्ट केस के साथ बनता है। क्लियर। अब ये देखो कि ये कैसे बन रहा है RTM। सपोज टेस्ट केस की फाइल मुझे किसी ने भेजी थी, मैं उसी पर RTM RTM बनाता हूँ। ग्रुप 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 कहाँ पे है? अलीश किशन ब्राउजर। ठीक है, सिर्फ नेहा ने टेस्ट केस भेजे थे, इस पे RTM बनाते हैं। अब सपोज करो मुझे चेकआउट के टेस्ट केस पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? ठीक है, अभी तो ये दो हैं, फिर ये 10 होंगे। कौन सा टेस्ट केस कहाँ है, कौन सा पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे एक एक टेस्ट केस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सपोज बुक होती है ना, जैसे हमारे पास, समझो बुक से रेफरेंस लो, समझ में आ जाएगा कि मुझे चैप्टर 5 पढ़ना है। ठीक है, मैथ्स का चैप्टर 5 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। और मुझे कैसे पता लगेगा कि वो फिफ्थ पोजिशन पे है, फोर्थ पे है, कौन से पेज पे है? कैसे पता चलता है? इंडेक्स से। तो बोलते हैं इंडेक्स। तो RTM एक तरह की क्या है, इंडेक्सिंग, जिसको ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक टैब बनाएंगे, RTM। अब इसका भी टेम्पलेट होता है। ठीक है, कोई भी टेम्पलेट आप रेफर कर सकते हो, डिपेंड करता है सिर्फ आप कौन सा पता होना चाहिए, व्हाट इज RTM। RTM टेस्ट केस टेम्पलेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अलग अलग कंपनी में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, इन्हें इस तरीके से लिखा है, कहीं इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, अब सपोज सबसे पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर। बिजनेस रिक्वायरमेंट मतलब SRS में क्या रिक्वायरमेंट थी। तो हमारे पास एक मॉड्यूल था, लॉगिन। ठीक है, इसके टेस्ट सिनेरियो। ठीक है, फिर इसके टेस्ट केस, फिर उनके स्टेटस। क्लियर, अब इस टेम्पलेट को हम रख रहे हैं। सपोज टेस्ट सिनेरियोस हमने लॉगिन पेज पे निकाला ये। पहले टेस्ट सिनेरियोस निकालते हैं, मैं उल्टा जा रहा हूँ थोड़ा सा। तो हम पहले इस मैट्रिक्स को बनाते हैं, फिर इसके टेस्ट केस। ठीक है, एक और कॉलम बना रहे हैं, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहे हैं उस टेस्ट केस की ID। क्लियर, अब ये पास हुआ नहीं। टेस्ट केस का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, इसको रैप कर रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा टेस्ट केस,
आरटीएम को स्टार्टिंग में ले जाते हैं, लॉगिन, कॉपी किया, आरटीएम में गए। अंकित समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब किसी को पढ़ने की आपको यहीं से देखनी है। ठीक है, इस तरीके से डेटा भरेगा। और यहाँ पे टेस्ट केस की आईडी। अब इस आईडी को हम लिंक कर देंगे इस टेस्ट केस से। ये कौन सा कॉलम है? B10। ठीक है, आरटीएम में गए, लिंक, ठीक है, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, लॉग इन पेज, और यहाँ पे क्या लिख दें? B10, और ओके कर दें। ठीक है, अब क्या होगा? मुझे टेस्ट केस पढ़ना है। अभी इसका स्टेटस क्या है? पास है। ठीक है, लास्ट स्टेटस हमने लिख दिया। और यहाँ पे हम डेट भी लिख सकते हैं, लास्ट स्टेटस कब का है ये। सपोज हमने टेस्टिंग करी थी 23, थोड़ा पीछे कर देते हैं, 20 मार्च 25। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन टेस्टिंग का होगा, वो यहाँ पे जाएगा। आइटरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हम करेंगे सपोज दोबारा से सब कुछ 25 को। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से सपोज हम इसे कॉपी कर दे रहा हूँ, या मैं, ठीक है, अब लिंक मुझे इसमें लिखना पड़ेगा कौन सा है। 11B। B11। अब मैंने सेम पेज का दे दिया क्या? B11 में जा रही हूँ, रिमूव हाइपर लिंक, लिंक, लॉगिन पेज का, B11। ठीक है, ताकि मैं इसको क्लिक करूं और कहाँ चले जाऊं? अपने लॉगिन में। सारी बात समझ में? ये भी पास था, दूसरा इटरेशन में फेल हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, तो हमें इससे क्या होता है? ये अब आरटीएम बन रहा है। ट्रैकिंग कर रहे हैं हम कि कौन से इस लॉगिन रिक्वायरमेंट के सारे टेस्ट केस हो गए हैं। तो मैनेजर को जो वेरीफाई कर रहा है वो यहीं से पता चल जाएगा कि इसके प्रॉपर टेस्ट केस हो गए हैं, प्रिपेयर हो गए हैं, पास हो गए हैं। उसे कहीं और जाने की जरूरत है, उसके लिए डैशबोर्ड बन गया है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? ये आरटीएम का काम होता है। कॉलम और भी हो सकते हैं, क्रिएटेड बाय, लास्ट आइटरेशन। क्लियर? कोई डिफेक्ट आया तो डिफेक्ट की आईडी। उससे पता लग जाएगा कि अच्छा पहले तो 5 पास हुए थे, इस बार 2 पास हुए हैं, 2 फेल हुए हैं। ठीक है, और ये पहले पास हुआ था, अब पास क्यों नहीं हुआ है? इसके कमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है काम करने का। फिर ये फाइल शेयर रहती है, जो जो टेस्ट केस बनाता रहेगा अपनी एंट्री करता रहेगा, चलाता रहेगा, यहाँ पास करता रहेगा। अब पहले तो एक्सेल में ही होता था, अब क्या हो गया? तो एक टूल यूज होता है, जीरा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पेड टूल है वो, उसका इंटरफेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो यही सारी चीजें उसके अंदर बना देते हैं, वो अपने आप कनेक्शन करके रखते हैं। फोल्डर टाइप होता है वो, फोल्डर बनाया है, उसके अंदर टेस्ट केस रख दिए, बाहर स्क्रीन दिख रही है, अंदर आपने यही टेस्ट केस को उसके कॉलम्स में पेस्ट कर दिया। तो लिंक रहता है, और हिस्ट्री भी रहती है, इसमें हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी आपको। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, किसने बनाया रिकॉर्ड हो जाएगा, आपने पहले चेंज किए उसमें। ठीक है, फिर जैसे हमारी क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री आती है, कब आपने कौन सा टैब ओपन किया था, कौन सा क्लोज किया, कुछ डिलीट किया, या कोई एक्सेल फाइल में आप ऑनलाइन वर्ड फाइल में जाते हो तो उसकी हिस्ट्री निकालते हो कि किसने बनाया था, किसने चेंज किया, किसने अपडेट किया, किसने पास किया, किसने फेल किया। तो हिस्ट्री मेंटेन रहती है। यहाँ पे क्या है, आपको खुद से ट्रैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको भी ऑटोमेट करके एक टूल बन गया है। तो इंडस्ट्री में इसका भी, जो अच्छी कंपनीज हैं जिनमें ज्यादा टेस्ट केसेस हैं, वहाँ क्या होता है, उस प्रोसेस को भी ऑटोमेट कर दिया। क्लियर? उस टूल का अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊं, तो कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं हम जीरा
ठीक है, ये पेड है ये, कुछ नहीं वर्क करेगा, नहीं करेगा, इसका लाइसेंस एक्सपायर होगा तो। ये समझ में आया था तुम्हें? चले गए, क्लियर हुआ ये? आरटीएम, ठीक है। आरटीएम, जैसे अभी हम सॉस डेमो वेबसाइट कर रहे हैं, छोटी कंपनी है, 500 600 800 टेस्ट केस हैं, तो हम एक्सेल पे बना के कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली भी ट्रैक कर सकते हैं। जब 8,000 10,000 टेस्ट केस होंगे, मल्टीपल टीम काम कर रही है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो फिर ये काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कंपनी से करते हैं, कुछ ऑनलाइन टूल्स ले लेती है जो उनको हेल्प करता है ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से एक टूल है जीरा, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? इसमें आप क्या करते हो, टेस्ट केस लिख देते हो। भाई एजाइल बताऊँ तो आपको ही बताऊंगा अभी। साइफर स्किल, अगर कंपनी ये टूल यूज करती है तो आपको बताते हैं कि कहाँ का एंट्री करनी होती है। ये लाइसेंस है, ठीक है, इसका लाइसेंस एक्सपायर है, पेड है ये। इसका कोई नहीं देगा ये एक्सेस। मैं इसको ना उसको दिखाता हूँ, जीरा टेस्ट केस, इसकी पिक्चर का समझ। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर में इस तरीके से आपका एक टेम्पलेट, जहां पर न्यू क्रिएट करके जाते हो, उसमें एक टेम्पलेट ओपन होता है। ठीक है, उस टेम्पलेट में आप टॉपिक, प्रायोरिटी, ठीक है, कंपोनेंट, कौन से फोल्डर से लिंक है, अपने स्टेप्स यहाँ पे एंट्री कर दिए, जो एक्सेल में बनाया अपने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, और फिर ये टेस्ट केस किसने बनाया, उनका नेम भी यहाँ पे रहता है, कब आपने अपडेट किया वो सब रहता है। तो ये एक्शन, इनपुट, डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। ठीक है? फिर आप जब टेस्ट केस को पास फेल करते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट, हिस्ट्री बनती रहती है कि 3 महीने पहले किसने टेस्ट केस को पास किया था, फेल किया था तो क्या रीजन था, वहां पे कमेंट लिख देते हैं। क्लियर? तो ये टूल क्या करता है, आपको ट्रैक करने में हेल्प करता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे मल्टीपल टूल हैं, डिपेंड करता है कंपनी कौन सा यूज करती है, एक्सेल का यूज करती है। और कंपनी जब यूज करती है आपको उसका आइडिया देती है कि इस टूल को कैसे यूज करना है। लेकिन टूल तो सेकेंडरी चीज है, एंट्री क्या करनी है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, टेस्ट केस पास करना, फेल करना, जैसे हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं वैसे हमें टूल में एंट्री करनी है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। अब ये समझ में आना, कंपनी में आपको ऐसा मिलेगा, टेम्पलेट कोई भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये मॉड्यूल बने हुए हैं, रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी का नेम दे रखा है, यूज केस, टेस्ट केस को यूज केस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज हाई लो भी डिस्कस करेंगे, टेस्ट केस आईडी। क्लियर? तो इसको बोलते हैं टेस्ट केस डेवलपमेंट। जो जैसे डेवलपर बनाते हैं ना अपना कोडिंग का काम, आप लोग क्या करते हो, राइटिंग का काम पे टेस्ट केस को लिखते हो। आरी बस में ये, तो ये आपका जो प्रोसेस है इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, टेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, टेस्ट प्लान हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसी साइकिल में एक और चीज, एक तो बनाने का है, दूसरा पोर्शन है रिव्यू करने का। रिव्यू मतलब आपने टेस्ट केस लिखा, अपने सीनियर को बताया कि हमें क्या करना है, टेस्ट केस का रिव्यू करना है। ठीक है, तो जो आपके सीनियर होंगे वो देखेंगे, अच्छा आपने सिनेरियो कितने बनाए, कोई मिस तो नहीं कर दिया, टेस्ट केस कितने बनाए, कोई मिस तो नहीं कर दिया, कोई टेस्ट केस में स्टेप गलत तो नहीं लिख दिया, कोई आप गलत तो नहीं ले रहे हो। कोडिंग का भी रिव्यू होता है, ऐसा नहीं टेस्टर का होता है, जो डेवलपर कोड लिखते हैं उनका भी कोड रिव्यू होता है। तभी वो जाके उस कोड को मर्ज कर सकते हैं, मतलब जो मेन रिपोजिटरी होती है उसे मर्ज कर सकते हैं, सेम रिपोजिटरी टेस्ट केस वालों की भी होती है, तभी वो टेस्ट केस आगे बढ़ेंगे, मतलब दूसरे सेकंड लेवल पे जाएंगे। टेस्टिंग तो बाद में होगी, उन टेस्ट केस से टेस्टिंग तो बाद में होगी, पहले क्या होंगे, टेस्ट केस आप बनाओगे, आपके रिव्यू होंगे, कोई रह तो नहीं गया। ठीक है, इट्स कॉल्ड टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स,
ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनती है जो भी मैंने दिखाया, आरटीएम। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी आपके टेस्टिंग का ही पार्ट होता है, प्रोसेस का पार्ट है, कि आपको ये भी मेंटेन रखनी है। तभी मैनेजर को पता लगेगा कि आपने कितने टेस्ट केस लिख लिए, कितने पास हो रहे हैं, क्या काम चल, वो आपसे पूछेगा नहीं आगे कि आपने टेस्ट केस लिख दिए, आप कहाँ पे उसकी एंट्री कर दोगे, आप बोल दोगे मैंने टेस्ट केस कर दिया, इसको रिव्यू कर लो। तो वहां पे एक टैब बना दे कि रिव्यू बाय, उसी आरटीएम में आपने टैब बना दिया कि रेडी टू रिव्यू, तो और जो दूसरा होगा वो जब रिव्यू कर लेगा वहां पे लिख देगा, ताकि मैनेजर को पता है कि आपने रिव्यू के लिए भेज दिया है, उसने वहां पे लिख रिव्यू कर लिया। रिव्यू करने के बाद कोई टेस्ट केस रह गया, टेस्ट सिनेरियो रह गया, तो फिर आपकी गलती नहीं है, तो रिव्यूअर की गलती है, सीनियर की गलती है कि उसने आपको बताया नहीं। क्लियर? अब आरटीएम का टेम्पलेट मैंने बताया जैसे दिखाया, मॉड्यूल नेम, लॉगिन, हाई लेवल और लो लेवल सिनेरियो। हाई लेवल मतलब जैसे लोन हो गया, बैंक में लोन है, ये हो गया हाई लेवल सिनेरियो। लेकिन लोन हम किसको दे रहे हैं? पर्सनल लोन दे रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं, ठीक है? या लोन मॉड्यूल में भी हाई लेवल लोन होगा कि हम पर्सनल लोन दे रहे हैं, या फिर हम होम लोन दे रहे हैं। अब पर्सनल लोन में भी रिक्वायरमेंट हो गई कि जिसकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा है, उसका प्रोसेस क्या है। कोई जॉबलेस है, कोई बिजनेस का लेना चाहता है, जॉब वाला पर्सनल लोन लेना चाहता है, कोई बिजनेस, तो मल्टीपल लो लेवल से, मतलब इन डेप्थ सिनेरियोज जो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल सिनेरियोज। तो यहाँ पे टेस्ट सिनेरियोस आ जाएंगे, यहाँ पे टेस्ट केस आ जाएंगे, वर्डिंग्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? इस टाइप से, जैसे पर्सनल लोन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर जॉबलेस, कार लोन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय। यहाँ पे उसके आपने टेस्ट केस बना दिया, उनका नाम लिख दिया। आ रहा है समझ में ये? दिस इज कॉल्ड आरटीएम टेम्पलेट। अभी फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है? फिक्स मतलब कि पता नहीं है हमें कि कौन कौन से एट्रीब्यूट इसमें चाहिए होंगे। कंपनीज अपने हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से उसमें ऐड ऑन और रिमूव करती रहती है। या टेस्ट केस क्रिएटेड बाय, टेस्ट केस रिव्यूड बाय, लास्ट आइट्रेशन पास हुआ फेल हुआ उसको ट्रैक किया जाता है। एडवांटेज है, कंप्लीट टेस्ट एग्जीक्यूशन दिख जाता है कि सारे टेस्ट केस रन हो गए हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए हैं, ठीक है? कंप्लीट टेस्ट कवरेज लिख जाती है कि हमने सारे टेस्ट केस बना लिए, नहीं बनाए। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड टेस्ट मैनेजमेंट, अपने प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है? नेक्स्ट इज डिफेक्ट ट्रैकिंग। अब इसको समझना है कि जब आपके पास डिफेक्ट आएगा तब आप क्या करोगे। क्लियर? बग्स, बग भी बोलते हैं इनफॉर्मल नेम ऑफ डिफेक्ट, ठीक है? विच मीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज नॉट वर्किंग एज पर दी रिक्वायरमेंट, की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? अब डिफेक्ट क्यों आता है? 3 रीजन है। रॉन्ग कोडिंग, गलत कोडिंग कर दी, मिसिंग कोडिंग, कुछ कोडिंग छूट गई, तीसरा एक्स्ट्रा कोडिंग, मतलब कुछ एलिमेंट आपको वहां पे नहीं चाहिए थे, वो फिर भी दिख रहे हैं। आपने अकाउंट बैलेंस बना दिया, ठीक है, और वहां पे एडिट का बटन बता दिया कि आप अकाउंट में अपने उसको एडिट भी कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा कोडिंग का पार्ट है, वो नहीं चाहिए था। जैसे अपना नेम, जैसे अपना सपोज कोई डेटा होता है ना, हम अपडेट कर सकते हैं ना डेटा, कि जैसे मैंने कहीं अपनी एंट्री कर दी और डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी, तो मैं अपडेट में जाके डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकता हूँ, तो फंक्शनैलिटी हो गई। अगर मैंने कोड अपना वहीं से कॉपी किया है और बैंक अकाउंट में डाल दिया कि बैंक अकाउंट को भी अपडेट कर सकता हूँ मैं, तो गलत है, वो रिक्वायरमेंट में नहीं है, एक्स्ट्रा कोडिंग का पार्ट। कुछ कॉलम नहीं दिखने चाहिए थे, पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए था आपके फॉर्म में, आपकी सारी डिटेल दिखे, आपका पासवर्ड ना दिखे, तो अगर एक्स्ट्रा कोड लिख दिया, पासवर्ड का भी सब कुछ कॉपी पेस्ट करते समय सारे आइटम्स में हमने पासवर्ड भी लिख दिया, एक्स्ट्रा कोड आ गया वो, और पासवर्ड भी वहां पे दिख रहा है, तो वो इशू है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही, ना कम ना ज्यादा। तो मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, एक्स्ट्रा कोडिंग भी हो सकता है। क्लियर? कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को फीचर्स, फ्री यूजर है, फ्री यूजर के पास ये वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, वो ऑप्शन उसके पास आ रहा है, तो आपने बोला कि एक्स्ट्रा एक तो आ रहा है, आपके हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो कंपनी का फिर बिजनेस ही खराब हो जाएगा, कि लोग फिर पेड यूजर क्यों लेंगे, फ्री यूजर का यूज करेंगे। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब ट्रैकिंग के कुछ टूल्स आते हैं, जैसे जीरा में ही
जीरा, बगजीला, रेडमाइन, मेंटिस, बैकलॉग। एक्सेल में भी आप एंट्री कर सकते हो, जैसे टूल में भी आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है। अब जब बग आते हैं, बग के साथ दो चीजें आती है, एक सीवियरिटी, एक प्रायोरिटी। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं प्रायोरिटी 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 क्या होती है, उसको समझते हैं। सीवियरिटी, सीवियरिटी का मतलब होता है कि बग का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है, इम्पैक्ट मतलब कि बग से कितना नुकसान हो सकता है। क्रिटिकल, मेजर, माइनर, लो। क्रिटिकल लेवल से बोलते हैं जो ब्लॉक लेवल का, कि फंक्शनैलिटी ब्लॉक की हो गई, मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन हो ही नहीं रहा है, पेमेंट हो ही नहीं रही है, क्रैश हो गया सिस्टम, पेमेंट हो ही नहीं रही, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। मेजर, की मेन फंक्शनैलिटी का कोई मेजर पार्ट नहीं चल रहा है, कि भाई पेमेंट करने जा रहे हैं, यूपीआई क्रेडिट कार्ड से हो रही है, डेबिट कार्ड से हो रही है, यूपीआई से नहीं हो रही है, तो वैसे तो उसको भी P1 बोल सकते हैं हम। ये पूरा एक पेमेंट, पेमेंट बहुत इनिशियल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, और वो वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। पेमेंट में भी कोई कोई कार्ड या कोई, सपोज 10 गूगल पे चल रहा है, उसमें पेटीएम से नहीं हो रहा है यूपीआई, तो वो मेजर डिफेक्ट आ गया। माइनर, छोटे मोटे डिफेक्ट आ गए, कि क्रेडिट कार्ड का कोई एक रीजन का, कोई एक अकाउंट टाइप का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब बहुत छोटा सिनेरियो, इट्स कॉल्ड माइनर। लो लेवल, लो लेवल आपको कॉस्मेटिक डिफेक्ट। कॉस्मेटिक डिफेक्ट मतलब जो दिखने वाले डिफेक्ट है, कि कलर इसका ग्रीन से ब्लू हो गया है, गलती कहीं कर दी है किसी ने। ठीक है। कुछ माइनर चेंजेस आने चाहिए थे। ठीक है, एक अंडरलाइन एक्स्ट्रा आ रहा है कहीं पे टर्म्स एंड कंडीशन में, आनी चाहिए थी अंडरलाइन, वो नहीं आ रही है, बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया है। तो छोटे मोटे डिफेक्ट हैं, कि वहां तक कोई पहुंच नहीं रहा है, वहां पे यूजर इम्पैक्ट नहीं हो रहे, तो वो लो है, कि उसको हम बाद में डिपेंड करें। ठीक है, दिस इज सेवियरिटी। दूसरी होती है प्रायोरिटी, कि डिफेक्ट आ गया है, कब सही करना है। इमिडिएट, अभी के अभी, P1, P2, P3, P4। हम जब डिफेक्ट बनाते हैं तो इन्हीं दो का कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, P1 रहेगा, P2। सीवियरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है। कभी कभी सीवियरिटी कम होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें डिफेक्ट कब सही कराना है। ये टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोज ऐसा एक सिनेरियो समझो, ताकि रिलेट कर पाऊँ। हॉस्पिटल है, ठीक है, ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर करता है। क्या जो बाहर से पेशेंट आ रहा है डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाता है? नहीं जाता है। कहाँ जाता है? रिसेप्शन पे जाता है, नर्स देखता है, कोई देखता है, फिर वो डॉक्टर को रेफर करता है। तो वो डॉक्टर को जो रेफर करने का प्रोसेस है, डॉक्टर तो बाद में ठीक करेगा ना, डॉक्टर कौन हो गया? डेवलपर हो गया। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट या नर्सेज जो इंटरनल डॉक्टर हैं, वो टेस्टर हो गए। ठीक है। तो कोई दो पेशेंट आए, ठीक है, एक का एक्सीडेंट हुआ था, एक को बहुत तेज फीवर आ रहा था। फीवर वाला पहले आया, फिर पीछे दौड़ता हुआ एक्सीडेंट वाला आया। तो आप किसको पहले, डॉक्टर अभी बिजी जैसे फ्री होंगे, वो किसको देखेंगे पहले? एक्सीडेंट वाले को। उनको कैसे पता चलेगा दोनों कौन सा आया है पहले, कौन सा बाद में आया? कौन डिसाइड करके भेज रहा है? टेस्टर। तो टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिफेक्ट में प्रायोरिटी को सेट करना। ठीक है, उसके हिसाब से डेवलपर काम करते हैं, कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा। मैनेजर का भी उसमें रोल होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसका? टेस्टर को समझना कि इस डिफेक्ट का, ठीक है, इफेक्ट कितना ज्यादा है। तो आपको उस एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आते ही आता है। P1, P2, P3, P4। अभी बता, कॉस्मेटिक डिफेक्ट अभी बताया, दिखने वाला। P4, P1, P2, P3, P4। व्हाट इज प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी इन डिफेक्ट? प्रायोरिटी क्या होती है? व्हाट इज P1, P2? ठीक है। हाँ, so priority in the defect means how currently we have to resolve the bug। बग को कितना करेंटली हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है। तो देर इज अ साइकिल जो हमें फॉलो करनी होती है। देर इज अ मार्किंग कि हम इस डिफेक्ट को P1, P2, P3, P4 करें। तो पूछेगा किस डिफेक्ट को आप P1 करोगे, किसको P4 करोगे। एक वो डिफेक्ट देगा कि आई एम नॉट एबल टू लॉग इन, मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आईडी से। ठीक है, ऐसा टेस्टर। सो व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट आई हैव टू रेज, तो कौन सा रेज करोगे? बोलो। P1। क्यों P1?
नहीं, P1 क्यों, P4 क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि देयर इज अ डिफेक्ट इन द मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन की मेजर फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट है, और जब भी मेजर फंक्शनल डिफेक्ट होता है वी हैव टू रेज द P1। ये थ्योरेटिकल नॉलेज कब जाएगी, जब टेस्टिंग में जब यूज करो। क्लियर है? वो कह रहा है कि मेरी कंपनी में, मेरी वेबसाइट पे जो कंपनी का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। आप कौन सा डिफेक्ट रेज करोगे? इसकी सीवियरिटी कितनी है? P3, मतलब मीडियम। क्यों? अब आंसर बताओ। अच्छा, अरे आंसर तो बताओ। गलती तो होगा ना, जैसे क्या होगा? अभी एक बार गलत दोगे, दोबारा सही करा दो, वो सही हो जाएगा। या सर जो उसने बोला वही ठीक है? नहीं, आंसर बोलना पड़ेगा। आज छुट्टी नहीं होगी वरना। जल्दी बताओ। नहीं, हाँ, कौन सा बताया था? P2? हाँ, नहीं दो नहीं होगी, एक ही हो। सही सही, ठीक ठीक लगा लो। ठीक ठीक नहीं, एक ही होगा। P2 होगा, हाई होगा। क्यों? क्लाइंट की तो सारी रिक्वायरमेंट है। पी, हाँ ठीक है चलो, P2 हाई है। P1 बोल दो। P3, P2 और P1। P1 होगा इसका मेजर सिवियरिटी इम्पैक्ट। आप किसी भी वेबसाइट पे जाके शॉपिंग नहीं करोगे अगर अमेजन का खुल गया, अमेजॉन खुल गया। आता है? प्यूमा का आता है, एडिडास का एबी पास आता है। कॉपी आती है? क्या वो प्रोडक्ट खरीदोगे कभी, अगर ओरिजिनल खरीदना हो? फंक्शनैलिटी तो गई नहीं, फंक्शनैलिटी तो यूज ही नहीं होगी। सीवीआरटी, इसकी सीवीआरटी बहुत हाई है। अगर कंपनी का लोगो ही कंपनी की वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, इसका वेरी हाई रिस्क। क्लियर है? कंपनी की इमेज स्पॉइल होगी। ठीक है, अभी जाके मैं अमेजोन पर सर्च करूंगा, कुछ अमेजोन का टैग ही गलत आ रहा है, अमेजोन की स्पेलिंग गलत आ रही है, मुझे कैसे पता लगेगा रियल वेबसाइट है फेक है? एसबीआई की, अगर एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे मुझे पेमेंट करनी है जाके, और एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे एक्सआर आ रहा है, एक्सर आ रहा है, ACER, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी पेमेंट करने की। तो मैं तो डर जाऊंगा, मेरा अकाउंट भी सेफ है नहीं है, और जिसकी हाई पेमेंट उसमें रखी होगी। गूगल पे जीपे आ गया तो समझ में आता है, कुछ और आ गया। कंपनी ने अपडेट कर दिया, उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने नाम चेंज कर लिया। ठीक है, अभी तो इन्फॉर्मेशन का डिसमैच है। तभी हालत खराब हो जाएगी, भाई से पेमेंट करे नहीं, पर ये क्या हो गया, ऐप में तो सब कुछ चेंज हो गया, कहीं हैक तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तो नहीं हो गया, पेमेंट सेफ है नहीं है। तो इट्स अ मेजर, सो क्रिटिकल डिफेक्ट। आपको सिनेरियो से कंपेयर नहीं करना है। दोनों P1 है, दोनों P1 करने हैं। दोनों P2 है, P2 वो डेस्कटॉप सॉल्व करेंगे। वहां पे डेवलपर्स, मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, एक को ये दे दिया, एक को वो। P1 का मतलब होता है कि विद इन 24 आवर्स उस डिफेक्ट को रिजॉल्व करके सही करना है, वरना डेवलपर घर नहीं जाने वाला है। आगे बात सुनिए, तो इसके लिए हम अपनी एक मेंटेनेंस टीम, एक टीम को हाई अलर्ट पे ऑलरेडी रखते हैं। कुछ ऐसी पोजीशन होती है, सारा काम पीछे हटेगा, कोई नई डेवलपमेंट नहीं होगी, पहले P1 रिजॉल्व होगा। हॉस्पिटल में केस आ गया इमरजेंसी का, क्या करते हैं हम? सारे काम बंद, जिसको बुखार आ रहा है, जिसको कुछ आ रहा है उसको सेकेंडरी देखेंगे, इसका पहले एक्सीडेंट हो गया, अभी के अभी ऑपरेशन करना है, चलो मर जाएगा। सेम सिनेरियोस यहाँ, तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं था P3 डिफेक्ट था, आपने P1 करके सारा काम ऊपर करवा दिया, आपकी क्लास लग जाएगी कि आपको नॉलेज नहीं है। बुखार वाला केस था, आपने इमरजेंसी में भिजवा दिया, पूरा ऑपरेशन थिएटर वहां रेडी हो गया, पता लगा बेचारे को तो सिर्फ बुखार था। समझ रहे हो? ये सिनेरियो आपको समझ में आ रहे हैं?
यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है, अभी तो आप हंस रहे हो, यहाँ पे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रही है कि अरे ये क्या मैंने गलती कर दी। वहां पे आप गलती करोगे लाइफ में, और पता भी लगेगा यार कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तभी जो आप देखते हो ना, कभी कभी यूट्यूब में उसमें मैनेजर चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि जो करने वाला उसको रियलाइज नहीं होता कि उसने क्या गलत कर दिया। कल मैं डिलीट कॉलम सिखा रहा था, प्रोडक्शन के डिलीट कर दे टेबल, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। वहां पे तो एक्सेस ही नहीं देते हैं, और कभी कभी गलती से हो जाती है, तो सोचो कितना ब्लेंडर होगा। तो हॉस्पिटल का सिनेरियो क्रिटिकल आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ तो पेशेंट मर जाएगा, वहां पे तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। लाखों करोड़ों रुपए लगे होते हैं उसके कंपनीज के उसमें। ठीक है। बैंकिंग में छोटा सा भी चेंज आ गया कहीं पे तो, या कोई डिफेक्ट रह गया बैंकिंग एप्लीकेशन में, स्टॉक की वेबसाइट्स में, आईटीआर वाली वेबसाइट्स में, जो इतनी क्रिटिकल होती है, इसमें लाइव सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है। इसीलिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना पे किया जाता है टेस्टर्स को। बनाने वाले को तो किया ही जा रहा है, जो उसको सिर्फ चेक कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ उसको चेक करना है, वो भी उतना ही कमा रहे हैं जितना बनाने वाले कमा रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है। डिफेक्ट आएगा तो डेवलपर को नहीं पकड़ा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा? टेस्टर को। आई बात समझ में? जितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चीजें उतनी ही क्रिटिकल भी रहती है। इसीलिए इतनी टीम बैठाई जा रही है। उन्हें किसी मशीन को ही बैठा सकते हैं कि भाई ऑटोमेट करके कर दो, मशीन का सिर्फ सपोर्ट लिया जाता है, ऑटोमेशन में सपोर्ट लिया जाता है। मेन क्या है? मैनुअल टेस्टिंग। क्लियर है? टेस्ट केस, ऑटोमेशन टेस्ट केस आपको जल्दी बता देंगे कि भाई कोई फेल हो रहा है, उसको डिग आउट कौन करेगा? मैनुअल टेस्ट। भाई कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या डेटा यूज हुआ है। अरे बस सुनिए। ठीक है। इसके बाद डिफेक्ट की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। डिफेक्ट आया है, करना क्या? काल में जाके बताना है कि डेवलपर डिफेक्ट आ गया, P1 आ गया? नहीं। फिर इसका प्रोसेस। ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? पहले तो डिफेक्ट की एंट्री करनी होती है। ठीक है। फिर उसकी साइकिल को समझाऊंगा मैं कहीं पे। टेम्पलेट इजी है, टेम्पलेट डिफेक्ट का कोई ऐसा टफ नहीं है, लेकिन साइकिल को समझना है। देखता हूँ कहीं पे डिफेक्ट साइकिल की एंट्री है। ये है। ठीक है। डिफेक्ट आया है, आपको टेम्पलेट दिया जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है 1। डिफेक्ट आईडी क्रिएट करनी है, कभी ऑटोमेटेड होती है सॉफ्टवेयर में, नहीं होती है तो वहां पे आपको टेम्पलेट बताया जाता है कि किस हिसाब से आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है। डिफेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्या डिफेक्ट आया है, क्यों आया है। टेस्ट डेटा, आपने कौन सा डेटा यूज किया था, अगर लॉगिन में दिक्कत आया तो किस क्रेडेंशियल्स के साथ आपने लॉगिन किए थे। पेमेंट में दिक्कत आई, किस क्रेडिट कार्ड का यूज किया था, किस टाइम किया था, कौन से आइटम्स आपने सेलेक्ट किए थे, पूरा वहां पे डिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि आपके डिफेक्ट को पहले तो डेवलपर को रेप्लिकेट करना है अपने सिस्टम में भी, उसके सिस्टम में भी आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब आपने जो डेटा यूज किया है वही डेटा वो भी यूज करेगा। आपने तो लिख दिया कि लॉगिन आ रहा है, वो कहेगा भाई मेरे तो लॉगिन चल रहा है, तो आप बताओगे कि मैंने इस डेटा के साथ टेस्ट किया था, स्क्रीनशॉट ये रहा भाई, इस टाइम नहीं चल रहा था। कभी कोई सिस्टम होता है पहले चल रहा था, उसमें बाद में नहीं चल रहा था, ऐसे भी इशू आते हैं। तो आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट देते। इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग सर्वर होते हैं, आपने कौन से सर्वर पे टेस्ट किया है। ब्राउजर, आपको फिर मल्टीपल ब्राउजर पे उस डिफेक्ट को रेप्लिकेट करना है, क्या सब ब्राउजर पे आ रहा है या किसी ब्राउजर स्पेसिफिक इशू है। आपको क्रोम में इशू आ रहा है, मोजिला पे नहीं आ रहा, पेरा पे नहीं आ रहा, सफारी पे नहीं आ रहा, तो आप उसको बताओगे कि भाई ये डिफेक्ट ब्राउजर स्पेसिफिक है, सारे ब्राउजर का नहीं है। फिर यार ये ऑल ब्राउजर पे है कि भाई ये तो डिफेक्ट सब पे ही चल रहा है। ठीक है। फिर इस डिफेक्ट की प्रायोरिटी क्या है, ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ठीक है। प्रायोरिटी समझ गए हम। फिर डिफेक्ट लॉग बाय, डिफेक्ट लॉग किसने किया है, किस टेस्टर का नाम है, क्योंकि कल अगर रेप्लिकेट नहीं हुआ तो उससे पूछेंगे भाई ये क्या इसमें प्रॉब्लम फेस हुई थी, आपने क्या यूज किया था, हमसे तो रेप्लिकेट नहीं हो रहा, कि हमारी हेल्प करो। क्लियर। फिर बग ट्रैकिंग, अभी आते हैं बग ट्रैकिंग पे। बग ट्रैकिंग मतलब डिफेक्ट किसके पास है, डेवलपर ने टेस्टर ने क्रिएट किया है अभी तो टेस्टर के नाम पे, मैनेजर ने असाइन कर दिया डेवलपर को तो डेवलपर का नाम। फिर बग का स्टेटस, अभी क्लोज दिखा रहा है, क्लोज का मतलब कि डिफेक्ट आया था, डेवलपर ने सही किया, टेस्टर ने रीटेस्ट किया, उसको क्लोज कर दिया। तो डिफेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। अब क्या लाइफ साइकिल होती है उसको हम समझते हैं। पहली है न्यू। न्यू का मतलब क्या है? आपने
टेस्टिंग करी, डिफेक्ट आ गया, सारी एंट्री कर दी, उसका स्टेटस क्या रख दिया, न्यू। मतलब स्क्रीन पे आपने एंट्री कर दी, अपने उस पर एंट्री कर दी, मैनेजर को दिखेगा अच्छा ये नया डिफेक्ट आ गया, तुरंत दिख जाएगा उसको। ठीक है। फिर असाइंड, वो उस डिफेक्ट को किसी डेवलपर को असाइन कर दे, उसका स्टेटस क्या कर देगा, साइन। और उसके में इसका नाम लिख देगा राहुल, और स्टेटस क्या कर दिया, असाइन। कि भाई डिफेक्ट आया था, मैंने असाइन कर दिया और दे दिया भाई ये P1 है, 24 घंटे में सही करो। ठीक है। जैसे ही वो उसको सही करना स्टार्ट करेगा, वो स्टेटस क्या कर देगा, ओपन। भेजना नहीं होता है, सिर्फ स्टेटस एंट्री करनी होती है, वो उसके पास डेटा चला जाए। ठीक है। क्लिक। असाइन मतलब डेवलपर को असाइन हो गया, ओपन मतलब डेवलपर जब उसको सही करना स्टार्ट करेगा, उसको ओपन कर देगा कि डिफेक्ट ये ओपन है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है। फिर ठीक करने के बाद वो उसका स्टेटस क्या कर देगा, फिक्स्ड। वो अपने डिफेक्ट को सही करेगा, अपने एंड पे देखेगा, उसको लगेगा सही हो गया, उसका स्टेटस क्या कर देगा, फिक्स्ड कर देगा, सर्वर पे डाल देगा। ठीक है। फिक्स कर दिया। फिर टेस्टर को असाइन हो जाएगा, वहां पे लिख देंगे पेंडिंग रीटेस्ट। मतलब अभी किसके पास आ गया, ये टेस्टर के पास आ गया, उसका मतलब क्या, पेंडिंग रीटेस्टिंग के लिए पेंडिंग है, तो वो रीटेस्ट करेगा। ठीक है। रीटेस्ट करके वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करके क्लोज कर देगा। तो स्टेटस का चेंज होता जाएगा कि आपने देखा था, आया था। लेकिन जब उसने रीटेस्ट किया, वो फिर से कुछ गलत मिल गया उसको, भाई ये तो नहीं सही हुआ, उसको रीओपन कर दें, सीधे डेवलपर को साइन हो गया वो। ठीक है। रीओपन हो गया तो बताएगा कि भाई ये डुप्लीकेट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, कंफ्यूजन है, या ये रिजेक्ट है, ये डिफेक्ट नहीं है, ये दूसरे बिल्ड आएंगे उसके साथ अपने आप से हो जाएगा, कुछ डिपेंडेंसी जैसे मॉड्यूल की। ठीक है, डेवलप कर दिया, इस डिफेक्ट को हम बाद में देखेंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है, नॉट अ बग, बग नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक। क्लियर। तो ये क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, ये समझ लिया। अब ये डिफेक्ट लाइफ साइकिल एक डिफेक्ट की समझ में आती है, अगर ये, अगर मैं आरटीएम उठाऊं, उसमें लिखा हो पेंडिंग रीटेस्ट, 20, और 20 नहीं, 200 डिफेक्ट है, उनका स्टेटस लिखा है, कुछ लिखे हैं असाइंड, कुछ लिखे हैं क्लोज, कुछ लिखे हैं पेंडिंग रीटेस्ट, कुछ लिखे हैं ओपन। तो आपको पता लग जाएगा फिल्टर लगा के कि इतने डिफेक्ट अभी पेंडिंग रीटेस्ट में है, कि मैनुअल टेस्टर इसको चेक कर रहा है, ये आज क्लोज हो सकते हैं। कुछ असाइंड है कि हमें अब डेवलपर को नया काम नहीं देना है, बहुत सारे डिफेक्ट है जो असाइंड स्टेट में है, तो वो डेवलपर कर रहा है, तो इससे ट्रैकिंग होती है। डिफेक्ट ट्रैकिंग से इसलिए बोलते हैं डिफेक्ट ट्रैकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। सारे क्वेश्चन जो मैं अभी थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ आपको, सब पूछेंगे, एक दो इंटरव्यू बैठोगे समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब स्कूल का करिकुलम नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे भी पूछेंगे। आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप आंसर देंगे। ठीक है, वो घुमाने की भी कोशिश करेगा थोड़ा सा। तो अगर आपके माइंड में पूरा ये चार्ट फिट है तो आप बता दो। क्लियर। आ रही समझ में, डिफेक्ट ट्रैकिंग। क्लियर। आप कितने रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर पे जाएंगे, एजाइल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और सीक्वल को समझेंगे। क्लियर। टेस्टिंग में मेजर इतना ही है, एक बार मैं देखता हूँ कितनी मार्क्स डिफरेंस। अच्छा अभी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप हैं, एमसीक्यूज हैं, एजाइल है। एजाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, दो क्लासेस और लगेगी अभी। ठीक है। थ्योरी है पूरा, प्रोसेस को समझना है। एजाइल, एजाइल भी आगे भी जो भी डिफरेंसेस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आते कि कब कितनी टेस्टिंग, कितने टेस्ट केस चलाने होते हैं, डेटाबेस टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन क्या है, इससे बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। ठीक है, इतना रिवाइज करके आना, कोई डाउट हो पूछना, कुछ सिक्वल की क्वेरीज रह गई है वो प्रैक्टिस करेंगे, और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, दो क्लासेस लगेंगे, अभी दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। टेस्टिंग की वैकेंसी आई है, मैंने कल देखा था, काउंसलर ने अपडेट किए हैं। ठीक है, कि जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करके जाना, सिक्वल रिवाइज करके जाना, और बैठना, पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। क्लियर। ठीक है। टेस्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट केस से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंकित क्लियर हो रहा है ये। ठीक है।